एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का जो विवाद है वो अभी खत्म भी नहीं हुआ, मगर दूसरे विवाद सामने आ गए। रविंद्र का अपनी पत्नी के साथ विवाद, वहीं अर्जुन का अपनी पत्नी के साथ विवाद, मगर इसने समाज पर जो इंपैक्ट डाला वो बहुत बड़ा था। इंपैक्ट ये था कि कई पतियों ने अपनी पत्नियों को, जो पढ़ रही थी, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रही थी, उनको घर वापस बुला लिया और यह कहा कि हम उन्हें कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं करवाना चाहते। बिहार के बक्सर में पिंटू ने अपनी पत्नी खुशबू को वापस बुलाया। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को परीक्षा की तैयारी नहीं करवाना चाहता, और जब से यह मामला सामने आया है तो मेरी आंखें खुल गई हैं। और पत्नी पहुंच गई पुलिस के पास, पुलिस को कहा कि मेरे पति को समझाओ। अब देखिए, डिस्प्यूट तो डिस्प्यूट है, पति पत्नी का हो या दो पड़ोसियों का हो। डिस्प्यूट जब भी है वो आपस में एक तो बैठकर हल होगा। संविधान में अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग कानून हैं, हिंदू मैरिज एक्ट से लेकर स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एक ऐसी चीज है जो पतियों के पास हथियार है, वो अपनी पत्नी को, अगर वो दूर चली गई है तो उसको वापस बुला सकते हैं अगर उसके पास कोई सही बहाना नहीं है दूर रहने का। कानून के और भी कई पक्ष हैं जो इसमें समझने जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, आईपीसी 498A और इसके साथ ही सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड। जय हिंद। एसडीएम ज्योति मौर्य जैसे कुछ और मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया है ये सोचने पर कि क्या पत्नी को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। और इसके साथ ही कई तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर की ही जा रही हैं। आज 3 मामलों का जिक्र करेंगे और इसके साथ ही कानून क्या कहता है, कानून की विभिन्न धाराएं क्या कहती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। 3 जगह, प्रयागराज, कानपुर और इसके साथ ही बिहार का बक्सर, ये 3 जगह की बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रयागराज की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक जगह है मेजा, और मेजा के पास एक गांव है जरार। यहां पर रहता है एक शख्स रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार की जिंदगी पिछले कुछ समय में ऐसे बदली कि वो इन दिनों जैसे ही कोई उसके पास जाता है रोने पर मजबूर है। जब एक जर्नलिस्ट उसके पास गया तो वो रोने लग गया और इतना रोया कि जर्नलिस्ट को भी उस पर तरस आ गया। अब दरअसल हुआ क्या, रविंद्र कुमार एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। कभी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता, कभी मजदूरी करता और इस तरह से अपने घर का भरण पोषण करता था। साल आया 2016, उसकी शादी हो गई रेशमा नाम की लड़की से। अब रेशमा से जब शादी हुई तो कम उम्र की रेशमा थी, 11वीं कक्षा तक पढ़ी थी, और जैसे ही शादी हुई तो अपनी पत्नी के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए वो पूरी तरह से डेडिकेट हो गया। रेशमा ने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो रविंद्र ने कहा ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो पढ़ाई के लिए काफी पॉजिटिव भी था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को आगे पढ़ाने का निर्णय लिया। पत्नी की पढ़ाई की इच्छा देखकर रविंद्र ने और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि मैं जितनी मेहनत करूंगा अपनी पत्नी के लिए पैसे इकट्ठे करूंगा और उसे पढ़ा सकूंगा, और उसने फाइनली अपनी पत्नी को 12वीं की कक्षा में एडमिशन दिलवाया और 12वीं उसकी क्लियर हो गई, अच्छे नंबरों से क्लियर हो गई। 12वीं क्लियर करने के बाद 12वीं हुई 2017 में, और 2018 में उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्तियां निकली जिसे उसकी पत्नी ने भी भरा, और वहां पर भगवान की अच्छी निगाहें थी, उसकी मेहनत थी, उसकी पत्नी सेलेक्ट भी हो गई। कांस्टेबल बनने के बाद जो है लगातार अपनी पत्नी को रविंद्र मदद कर ही रहा था। अब देखिए, जब पढ़ाई हुई और जब नौकरी लगी, इस दौरान एक तो पैसे की जो मदद थी, जो सपोर्ट था, वो लगातार रविंद्र कर रहा था, मगर जो एक पत्नी से एक्सपेक्टेड, एक घरेलू पत्नी से एक्सपेक्टेड होते हैं काम, जैसे घर का काम हो गया, या तो वो काम भी सारे रविंद्र कर रहा था। घर में बर्तन मांजे से लेकर खाना बनाने से लेकर जो है वो सारे काम भी कर रहा था। अब देखिए गरीबी कितनी है इस घर में, घर आज तक भी आधा कच्चा पड़ा हुआ है, और जो पढ़ाई करवाई अपनी पत्नी की, तो उसके लिए रविंद्र का कहना है कि उन्होंने 5 बीघा जमीन बेच दी। और इसके बाद जो है वो जब जर्नलिस्ट उससे सवाल करता है तो वो रोने लगता है, और रोते रोते ही अपना जवाब देता है और ज्यादा बोल नहीं पाता है। रविंद्र का सिर्फ इतना कहना है कि उसने बर्तन भी साफ किए, उसने खाना भी बनाया, उसने जमीन भी बेची, उसने पैसा भी दिया, और जब इसके बावजूद वो कुछ अपनी पत्नी को करने के लिए बोलता तो उसकी पत्नी बोलती कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगी, और इस तरह की धमकियां देती। रविंद्र जब पत्नी की नौकरी लगी तो उसको दफ्तर लेकर जाता, दफ्तर से घर लेकर आता, घर के काम पहले ही कर रहा था, तो पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पत्नी की निभा रहा था। रविंद्र का कहना है कि मैंने एक अच्छे पति के तौर पर अपने सारे फर्ज निभाए हैं। अब जब ये पत्रकार इसकी मां के पास पहुंचता है, रविंद्र की मां के पास सवाल करने पहुंचता है, तो उनकी मां काफी नाराज है, यानी कि रेशमा की सास। वो कहती हैं कि उस लड़की को जिसकी नौकरी लगी है रेशमा की, उसको डिसमिस कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए नौकरी से, उसके घर को गिरा देना चाहिए और उसे कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने
मेरे बेटे को धोखा दिया है। इसके साथ ही घर में एक और रिश्तेदार है, वो भी कह रहे हैं कि जब रेशमा का बुरा समय था तो उसकी मदद रविंद्र ने की, और जब आज उसका अच्छा समय चल रहा है तो वो हमारे बच्चे को छोड़ने की बातें कर रही है और उसे पैसा भी नहीं दे रही है। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब जब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं तो ये लग रहा है कि कहीं ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का इंपैक्ट तो नहीं है कि मीडिया में अचानक से इतनी सारी स्टोरीज आने लग गई हैं। अब जो रेशमा है वो जैसे ही मीडिया के सामने जाती है वो कहती है कि मेरे परिवार और मेरे जीजा ने मेरी आर्थिक मदद की, ना कि रविंद्र ने। इसके साथ ही वो कहती है कि जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद रविंद्र मारपीट करता था और मुझसे गलत बिहेव करता था। मैंने किसी तरह से अपनी पढ़ाई की, किसी तरह से ये नौकरी हासिल की, तो आखिर इसमें मेरा कसूर क्या है? और जो भी वो दावे कर रहा है वो झूठे दावे हैं। परीक्षा दिया, एग्जाम में सफल हो गई। तो अब कुल मिलाकर जब ये दो पति पत्नी के बीच का विवाद सामने आया है तो इसमें पुलिस के पास भी मामला पहुंचा है। तो पुलिस ने, खुद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा है कि 13 जुलाई 2023 को दोनों को आमने सामने बैठाया जाएगा, क्योंकि पारिवारिक मसला है, उन्हें समझाया जाएगा, उनके जो गिले शिकवे हैं वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। इससे ज्यादा पुलिस कर भी नहीं सकती फिलहाल इस स्टेज पर। अब रेशमा की जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो देखिए सिपाही की वो होती है 35,000, 30,000 कट कटाकर मिलते होंगे, इन टोटल 40-45,000 होगी। तो अब जैसे ये परिवार बिखरा है तो इसमें एक तरफ रेशमा को अपना घर चलाना है, एक तरफ उसके पति की बात है, और 2-3 जगह अगर ये तनख्वाह बढ़ती है तो कैसे 3 घर इसमें चल सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। अब एक स्टोरी मैंने आपको ये बताई जो कि अपने आप में हृदय विदारक है। दूसरी कहानी है कानपुर की। वो कानपुर के देहात की तहसील मैथा की है, जहां पर रविंद्रपुरम गांव है। रविंद्रपुरम गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता है। अर्जुन की शादी हुई सविता मौर्य से, और यह शादी हुई 2017 में। ठीक ठाक ये शादी चल रही थी। अब जो पत्नी है अर्जुन की, सविता, वो काफी अच्छी थी पढ़ाई में। उसने भी कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मेरी शादी तो जल्दी कर दी गई है मगर मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा ठीक है। तो इसके बाद अर्जुन तो मेहनत करने लगा। उसने अपनी पत्नी को नर्सिंग का कोर्स करवाया। नर्सिंग के कोर्स के लिए उसने मंधना में रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में अपनी पत्नी का एडमिशन करवा दिया। उसके बाद पत्नी रोज जाती कॉलेज, और कॉलेज छोड़ने भी अर्जुन जाता और वहां से लेकर भी अर्जुन आता, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की जो है वो अर्जुन निभा रहा था। अब जैसे ही उसकी पत्नी का ये नर्सिंग का कोर्स खत्म हुआ, देखिए नर्सिंग में जो है प्लेसमेंट काफी अच्छी हो जाती है। जैसे ही नर्सिंग का कोर्स खत्म हुआ तो उसके बाद उसकी दिल्ली में नौकरी लग गई। जैसे ही नौकरी लगी, नौकरी में अच्छी तनख्वाह आने लगी। कुछ समय उसकी पत्नी सविता दिल्ली में रही, नौकरी करती रही, मगर इस दौरान वो अर्जुन से दूर होने लगी और अर्जुन को इसका एहसास होने लगा। और फाइनली अर्जुन ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम नौकरी छोड़ो और घर आ जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। किसी तरह से उसने पत्नी को भरोसे में लिया और वापस उसको घर लेकर आया। वहीं कानपुर देहात की तहसील मैथा के गांव रविंद्रपुरम में पत्नी फिर से आकर रहने लगी। अब जब वो घर पर आई तो एक जो वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि एक नौकरी लगी थी जिसमें सैलरी मिल रही थी, मगर अब वो नौकरी चली गई थी। तो इसलिए अर्जुन ने भी मेहनत की और उसकी पत्नी ने भी मेहनत की, और दोनों ने मिलकर नौकरी ढूंढी। रसूलाबाद के नारखुई में एक कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिली, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर उसकी पत्नी काम करने लगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलने लगी, और अर्जुन का परिवार, उसको उम्मीद थी कि अच्छे से चलने लगेगा। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे चीजें ठीक नहीं हो रही थी। पत्नी अर्जुन के मुताबिक घर पर पैसे नहीं दे रही थी। इसके साथ ही दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, पैसे घर पर लेकर आता, मगर पत्नी जो है वो उससे दूर ही होती चली जा रही थी। वो पैसे जो कमा रही थी वो अपने पास रख रही थी, वो अर्जुन को या उसके परिवार को नहीं दे रही थी। ये दावा है अर्जुन का। अब जो वाइफ है वो ये कह रही है कि तुम काले हो। इसके साथ ही वो ये कह रही है कि तुम्हारा जो स्टेटस है वो मेरे बराबर का नहीं है, तुम्हारा जो सामाजिक स्तर है वो नीचा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये दावा है अर्जुन का। तो अब फिलहाल हालात ये है कि अर्जुन पर कर्ज चढ़ चुका है, ठीक है, और वो कर्ज चुकाने के लिए रोज तगादेदार घर पर आते हैं और वो कर्ज चुका भी रहा है। मगर कर्ज चुकाकर जिसे पढ़ाया वो पढ़ लिख कर नौकरी पर भी लगी और फिलहाल अर्जुन से दूर हो गई। ये दो ऐसी कहानियां हैं जो हर किसी की जबान पर चढ़ी हुई हैं। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर क्या ये 2-3-4 कहानियां जो है, ये जो 2-3-4 घर है, ये कभी बसेंगे या फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बाद जब रविंद्र और अर्जुन, इन दोनों के ये मामले सामने आए तो इसके साथ ही खबरें ये भी आई कि
लोगों ने जो अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे उन्होंने अपनी पत्नियों को वापस घर बुलाना शुरू कर दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एक ऐसी जगह है जिसको कोचिंग सेंटर्स की खान माना जाता है। वहीं पर रहकर लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं। बड़े स्तर पर लोगों ने अपनी पत्नियों को वहां पर भेजा हुआ था, महिलाओं को वहां पर भेजा गया था, और उन्हें जब ये मामले सामने आए उन्हें वापस बुलाने की, घर पर वापस बुलाने की खबरें भी सामने आई। अब ऐसी एक जो स्टोरी है वो सामने आई बिहार के बक्सर में। बिहार के बक्सर के चौगाई गांव की खुशबू, जो कि अपने पति के साथ ठीक ठाक जीवन व्यतीत कर रही थी। इन दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी और पढ़ने का उसे भी शौक था। वो बीपीएससी की तैयारी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। पति पिंटू पूरी तरह साथ दे रहा था। वो चाहता था मेरी पत्नी पढ़े और पढ़ लिख कर आगे अफसर बने। तो इसलिए इसी पर्पज से, इसी टारगेट से उसने अपनी पत्नी को प्रयागराज भेज दिया। और जैसे ही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला सामने आया, उसने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया। उसने कहा कि मैं कोचिंग के पैसे नहीं दूंगा, आर्थिक तौर पर मदद नहीं करूंगा यदि तुम वापस नहीं आओगी। अब जब ऐसा कुछ हुआ तो पत्नी पहुंच गई थाने। उसने पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे पति को किसी तरह से समझाएं, उनको कहें कि वो मुझे पढ़ने दे। तो दो कहानियां प्रयागराज और कानपुर की वो ऐसी थी जो कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के पूरे मामला निकलने के बाद सामने आई, मगर उसका जो इंपैक्ट है वो है बिहार के बक्सर के चौगाई गांव की ये कहानी, पिंटू और उनकी पत्नी खुशबू की। अब देखिए, ऐसे मामलों में कानून कहता क्या है। कानून के मुताबिक अलग अलग एक्ट बने हुए हैं। जिस एक्ट में शादी होगी उसी के तहत ही तलाक होगा। मगर अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए तो ऐसे मामलों का हल आमने सामने बैठकर ही होता है। कोई भी डिस्प्यूट है, विश्व स्तर पर कोई बड़े से बड़ी जंग हो, वो भी फाइनली जब हल होती है तो आमने सामने बैठकर ही हल होती है। ऐसे डिस्प्यूट भी आमने सामने बैठकर हल होते हैं। चाहे घर में बैठिए अकेले, चाहे रिश्तेदारों के साथ बैठिए, या पुलिस थाने में बैठिए, या फिर अदालत में बैठिए, हल तो आमने सामने बैठकर ही होंगे। मगर कानून क्या कहता है? देखिए, कई तरह के कानून हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जितने भी लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं उनके लिए यह कानून है। ऐसे ही डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इसके साथ ही पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। मगर यहां पर पति और पत्नी के क्या राइट्स हैं? देखिए, आमतौर पर देखा गया है, अब एक मामले में मैं सुन ही रहा था, वो ये है कि एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि मैं तुम पर रेप का मुकदमा करवा दूंगी। देखिए, यह समझना जरूरी है ऐसे मामलों में कि पत्नी अपने पति पर रेप का मुकदमा नहीं करवा सकती। मैरिटल रेप इज नॉट अ क्राइम, इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड। यानी कि पत्नी अपने पति पर रेप का दावा नहीं कर सकती है। अगर पत्नी जो है वो 18 साल से ऊपर की है तो ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। आईपीसी सेक्शन 376 पति के ऊपर लागू इस मामले में नहीं होता। दूसरे, अगर देखिए आपस में डिफरेंस बढ़ते हैं, उसके कुछ कारण भी होते हैं, तो ऐसे मामलों में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, आईपीसी 498A, जिसमें कि महिला के साथ किसी भी तरह की क्रुएल्टी हुई है जिस वजह से वो सुसाइड कर ले, या वो अपने आप को इंजर कर ले, घायल कर ले, या उससे किसी भी तरह से दहेज की मांग की गई है, तो 498A के तहत आती है। 376 में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये घुमा फिराकर ये 3-4 जो धाराएं हैं वो बहुत जरूरी है समझनी। पति का क्या राइट है ऐसे में? देखिए, पति जो है, एक आप टर्म सुन लीजिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अगर पति पत्नी के बीच किसी तरह की ऐसी तकरार पैदा होती है तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, यानी कि वैवाहिक संबंध को पुनः स्थापित करने की मांग कानून के तहत की जा सकती है। अब ऐसे मामले में अगर पत्नी छोड़कर चली गई है और पत्नी के पास कोई लेजिड एक्सक्यूज नहीं है, कोई सही बहाना नहीं है छोड़कर जाने का, तो उसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का अगर दावा पति करता है तो उसकी पत्नी को वापस घर पर आना होगा। ऐसे ही अगर पति चला जाता है तो पति के लिए भी है। तो कुल मिलाकर कानून तो ये कहता है, मगर ये समझना होगा कि जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें लोगों ने कानून के बजाय पहले मीडिया का सहारा लिया है। घर के झगड़े मीडिया में और दुनिया में नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि अदालत फिर भी अपना काम वैसे ही करेगी, कानून अपना काम फिर भी वैसे ही करेगा। पब्लिक परसेप्शन कभी भी कानून को या अदालत को इंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये हमें समझना होगा। दूसरा, अगर सिविल सर्वेंट के एस्पेक्ट से देखें तो एक पेशेंस नाम की टर्मिनोलॉजी है। पेशेंस हर सिविल सर्वेंट में जरूरी है। तो अगर मीडिया में जाना या अपने पार्टनर को गलत बोलना, तो यह भी इम्पेशेंट होने की निशानी है। जय हिंद।